डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जॉइंट लायबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व या आणविक दायित्व के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जब हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो उसमें जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, मेंसरिया का पार्ट देखा, क्राइम क्या है, तमाम बातें हमने जानी। उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये उत्पन्न होता है कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्या है। और संयुक्त दायित्व का सिद्धांत आपराधिक विधि में और सिविल अपकार में कैसे कैसे देखा जाना चाहिए, और वह भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कंस्ट्रक्टिव या आणविक सिद्धांत कैसे कहा जाता है, या क्या संयुक्त दायित्व का जो सिद्धांत सिविल में प्रतिनिधित्व दायित्व के तहत पढ़ा जाता है, वैकेरियस लायबिलिटी के तहत पढ़ा जाता है, क्या वह आपराधिक विधि में भी है। प्रारंभ में इसलिए इस बात को यहां से करना चाहता हूं क्योंकि सामान्य तौर पे देखिए, आप बहुत आसानी से ये पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि जॉइंट लायबिलिटी क्या है। सेक्शन 34 से लेकर 38 तक आईपीसी में, और नए जो आपके सामने न्याय संहिता आई है उसका सेक्शन 5 में 34 को सेम चीज, सेम वर्ड्स के साथ लाया गया है। 6 और 7 भी उसी का पढ़ना है, सेक्शन 3 का 5, 6, 7। लेकिन हम उस पर आएंगे और फिर उस पर चर्चा हम ये करेंगे कि कैसे वारेंद्र घोष से लेकर तमाम केसेस हमारे सामने सामान्य सिद्धांत, सामान्य आशय के अग्रसरण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहा है। लेकिन उसके पहले यह जानना भी आवश्यक है कि जॉइंट लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में और जॉइंट लायबिलिटी सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है। देखिए, एकदम सुस्थापित नियम है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो दूषित मन से कोई कार्य नहीं कर रहा है, वह कार्य जो राज्य द्वारा प्रतिषिद्ध है, अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया है, यदि वह कार्य दूषित मन से नहीं कर रहा है, यानी मेंस रिया के साथ नहीं है, एक्टस रिया, तो वह अपराध नहीं कर रहा। यानी अपराध को स्पष्ट करने के लिए मेंस रिया प्रूफ करना जरूरी है। लेकिन जॉइंट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जब हम पढ़ेंगे अपराध शास्त्र, जब हम पढ़ेंगे आईपीसी या न्याय संहिता वर्तमान में नवीन रूप में, तो हम यह देखते हैं कि वह सेम वैसा नहीं है जैसा सिविल में होता है। सिविल में जॉइंट लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी है, और सिविल मामलों में वाइकेरियसली जो लायबल हैं उन्हें सिर्फ कॉम्पनसेट करने के कॉन्सेप्ट पर या रिस्पोंडेंट सुपीरियर के कॉन्सेप्ट पर प्रमुख को दायी होने दो, या क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी मेरे द्वारा कराया गया कार्य मेरा कार्य है, यह मानते हुए प्रतिकर निर्धारण करने का काम करती है। सरल भाषा में अगर आप समझें तो सिविल मामलों में जो प्रतिनिहित दायित्व है, वाइकेरियस लायबिलिटी है, वही जॉइंट लायबिलिटी है। वाइकेरियस लायबिलिटी स्वामी सेवक के बीच का संबंध, मालिक अभिकर्ता के बीच का संबंध, और पार्टनर एक दूसरे के स्वामी और सेवक होते हैं, मालिक अभिकर्ता होते हैं, उनके बीच देखा जाता है। यानी वहां पर यदि आपके सर्वेंट ने कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन किया है, कोई लीगल इंजरी की है, तो आपका इंटेंशन वहां पे नहीं देखा जाता, जबकि क्रिमिनल लॉ में बिना आपके मैलिस इंटेंशन को आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो वहां पर मकसद यह है कि उसको कॉम्पनसेट करना है विक्टिम को, एग्रीव पार्टी को, पीड़ित को। लेकिन क्रिमिनल लॉ में बिना दुराशय के आप किसी को दंडित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
अगर नहीं कर सकते तो फिर ये ज्वाइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में क्या है? ज्वाइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में वैकेरियस लायबिलिटी नहीं है। इसको एकदम आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि सिविल में जो वैकेरियस है वही ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट है वही वैकेरियस है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में ज्वाइंट वैकेरियस नहीं है। ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, कंस्ट्रक्ट हो जा रही है, पैदा हो जा रही है, बन जा रही है, आणविक है। मैं इसको स्पष्ट करता हूं अभी। ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में यह बताता है कि आप भी उतने ही दोषी होंगे जितना दोषी प्रमुख कर्ता है, प्रिंसिपल ऑफेंडर है। आप भले एसेसरीज के तौर पर हों, लेकिन आप भी दंडनीय होंगे। अब अगर हम अपनी परिभाषा को देखें तो हमारे सामने एक बात आ जाता है कि सेक्शन 34 आईपीसी और 3 का 5 न्याय संहिता, जो अब हम लोग को वही पढ़ना है, दोनों की भाषा लेकिन एक है। वो कहता है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, जब कोई कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाए इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के अग्रसरण में, तो हर वो व्यक्ति उसी प्रकार से दायी होगा मानो वह कार्य उसने स्वयं अकेले किया। अभी इस परिभाषा का इंटरप्रिटेशन पे जाने के पहले हम इसका थोड़ा सा इतिहास आपको बताना चाहेंगे। यह जोड़ा गया एक्ट नंबर 27 1870 में। 1870 में यह लाइन जोड़ी गई, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय के अग्रसरण में। और क्यों इसको कंस्ट्रक्टिव या ज्वाइंट लायबिलिटी कहा जा रहा है वो अभी स्पष्ट हो जाता है आपको। अच्छा, यह भी जान लीजिए कि गणेश सिंह वर्सेस राम पोजा और गोरा गोपीचंद वर्सेस स्टेट में, इन दोनों शब्दों का, इन दोनों केसेस में इस बात का उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो कॉमन डिजाइन से एक्ट कर रहा है, कॉमन इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहा है, या कोई सामान्य उद्देश्य भी उनका है, उन दोनों की कोई पारणामिक इच्छा जो है वो एक है। वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहते हैं अपराध के संदर्भ में, वह लगभग एक जैसा है, या पूरी तरह से एक है, या सारवान रूप से एक है। लेकिन एक बात यहां पर फिर समझ में नहीं आती कि 1870 के पहले और 1870 के बाद अंतर क्या हुआ। अंतर यह है कि गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा या गोरा गोपीचंद दोनों ही वाद में सर्वप्रथम इसकी आवश्यकता महसूस इसलिए हुई क्योंकि कई बार यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो लोग जो घटना स्थल पर उपस्थित हैं पहले से, वो लोग जो ललकार रहे हैं, वो लोग जो पहले से अबेट करके रखे हैं, वो लोग जो किसी प्रकार की सहायता कर रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट हैंड ऑफेंडर नहीं है, प्रथम हस्त अपराधी नहीं है, सेकंड हैंड ऑफेंडर, उनको कैसे बताया जाए या उनको फर्स्ट हैंड ऑफेंडर के तौर पे ही कैसे कंसीडर किया जाए, स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। और अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा कि असल में कैसे यह कहा जाए कि उनका भी वही योगदान है जो मुख्य कर्ता का है, प्रिंसिपल ऑफेंडर का है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या हुई और इस समस्या के बाद यह एक लाइन जोड़ी गई। अब इस लाइन पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका निर्वचन करेंगे। इसका निर्वचन अलग अलग तरीके से अलग अलग वादों में बताया गया है जो अभी हम करेंगे, लेकिन हम आपसे एक शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, दो शब्द इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, और इन दी फर्दरेंस,
अग्रसरण में। मैं चाहता हूं इसको बहुत सामान्य रूप से लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्दरेंस का मतलब अग्रसरण, यानी कोई चीज हो रहा है इन द सेम ट्रांजैक्शन, उसी प्रक्रिया में, इन द सेम प्रोसेस, एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, एक सर्कमस्टेंस बना रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं एक दूसरे का। जैसे चेन होती है ना, तो एक उसका एक पार्ट दूसरे को आगे बढ़ाता रहता है। फर्दरेंस शब्द का नेचर समझिए। फर्दरेंस शब्द का नेचर जो है वो कंटिन्यूइंग नेचर है, चलत प्रकृति का है। अग्रसरण यानी हो रहा है, एक प्रक्रिया में है, एक अनुसरण में है, ट्रांजैक्शन में है। तो कोई कार्य जो एक अनुसरण में हो रहा है, वो चलत प्रक्रिया में है, और वो कैसे चलत प्रक्रिया में आया है, कुछ लोगों के सामान्य आशय को बताता है। असल में फिर मैं दोहराना चाहूंगा, इसको समझिए आप लोग। सामान्य आशय से फर्दरेंस क्लियर नहीं कर दिए, क्योंकि सामान्य आशय अगर स्पष्ट होता तो इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे। जो भी व्यक्ति हैं वो कॉमन इंटेंशन से जो काम करते हैं वो अपराध है। कॉमन इंटेंशन को स्पष्ट करना तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम यह न समझे कि वो सामान्य आशय पैदा कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ। सामान्य आशय इस तरह से देखा जाएगा कि कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य के एक चेन में आप भी कहीं हैं, आपका साथी भी कहीं है। आपका एक्ट डिफरेंट हो सकता है, सेवरल एक्ट हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन वो सब एक ही डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस पाना चाहते हैं। ऐच्छिक परिणाम उनका एक ही है। सपोज एक्स को मारना है, एक्स का मर्डर करना है, ए बी सी डी अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों द्वारा इस ऐच्छिक परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ, बिना एक दूसरे के सहयोग के यह नहीं होगा। तो वो जो एक्ट का फर्दरेंस है, उस अग्रसरण में यह कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन स्पष्ट हो रहा है। इसको अगर हम वादों के माध्यम से समझें तो यह जो मैं लाइन आपको स्पष्ट कर रहा हूं, यह और अच्छे से आपको स्पष्ट हो पाएगी। वारेंद्र घोष वर्सेस एम्परर का जजमेंट आप सब ने सुना होगा। शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। वारेंद्र घोष के केस में लॉर्ड समनर ने बहुत सरलता से इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने पहली बात यह कही कि प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्क का पूर्व मिलन अगर किसी मामले में है और तब आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन आपको काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा यह प्रश्न है, कैसे पता चलेगा कि मस्तिष्क का पूर्व मिलन है? मान लीजिए घटना हो गई, उसके बाद चारों अलग अलग हो गए, चारों ने कहा नहीं हम उनके साथ नहीं थे, हम उनके साथ नहीं थे, या किसी पर्टिकुलर एक को बचाने के लिए सबने कहा इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो चुपचाप बाहर खड़े थे, कुछ कर भी नहीं रहे थे। हो जाता है कई बार। मस्तिष्क का मिलन आप जानेंगे कैसे? तो मस्तिष्क का मिलन भी जानने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि वो जो कार्य किया जा रहा था उसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या होता है? सक्रिय भागीदारी जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपराध करना चाहते हैं, एक या दो या दो से अधिक व्यक्ति, वो परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपराधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए, वे सब एक दूसरे का इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं कि वह कार्य एक सक्रिय भागीदारी के द्वारा पूर्ण हो रहा है।
अवसर प्रदान कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, एसेसरीज के तौर पे काम कर रहे हैं। एसेसरीज के तौर पे काम ये कर रहे हैं, हथियार मुहैया करा दिए, फिर घर बैठे हुए हैं, या बाहर खड़े हो गए कि अगर कोई दिखाई देगा तो हम कुत्ते की आवाज में भौंकने लगेंगे, समझ जाना। या अबेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। अच्छा, भड़का रहे हैं, अगर नहीं भड़काते तो वो शायद वो अपराध नहीं करता। ये बात यहां पर अलग है कि वो इनकोहेट क्राइम है, उस पर अगली चर्चा होगी। लेकिन आपके दुष्प्रेरण के कारण उसने वो अपराध कर दिया, तो आप एसेसरीज के तौर पे हो गए। तो सक्रिय भागीदारी कहीं ना कहीं आपकी है। जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉमन इंटेंशन को देखने के लिए, वो पहला तो ये कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और वो सब कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अंततः आपराधिक कार्य होना है, और प्री अरेंज या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, पहले से मस्तिष्क का पूर्व मिलन है, और सभी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं मानो वह कार्य उन्होंने स्वयं अकेले किया, अर्थात सामान्य आशय के अग्रसरण में सभी वो कार्य कर रहे हैं। यानी सबका आशय एक ही है, सबका आशय एक ही है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो जो प्रक्रिया है इन द फर्दरेंस, वो जो अनुसरण कर रहे हैं कार्य में, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कार्य में, एक दूसरे को कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, सक्रिय भागीदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि उन्होंने अपराध किया। तो वारेंद्र घोष के केस में सबसे पहले सर्वप्रथम इसको स्पष्ट किया गया। अब एक बात यहां पर और निकल के चली आती है, वो ये है कि अच्छा, ये मैं इसीलिए बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को समझिए। कॉमन इंटेंशन बोल देने से नहीं होगा, उस कार्य को करने में जो भी गतिविधि है, जो चेन है, एक्ट आर सीरीज ऑफ एक्ट विच मेक अनब्रेकेबल ट्रांजैक्शन, देयर बाई दे अचीव सम गोल। कार्य और कार्यों का संव्यवहार जो एक पूरी एक प्रक्रिया को बताती है जिससे वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कार्य हर कोई कर रहा है। एक व्यक्ति हथियार मुहैया करा रहा है, एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, एक व्यक्ति प्री प्लान्ड वे में बात किया हुआ है, एक व्यक्ति बाद में सहयोग करने की बात करता है। अपराध के पहले अगर आप अबेट कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं तो या तो आप प्रिंसिपल ऑफेंडर हैं या तो आप अबेटर की तरह यानी सेकंड हैंड ऑफेंडर की तरह होंगे, और बाद में कर रहे हैं तो वो भी अपराध कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट हैंड ऑफेंडर ही कहलाते हैं, वो सेकंड हैंड नहीं हो जाते हैं जो बाद में सहयोग करते हैं। यानी कोई न कोई एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। लेकिन ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1955, अभी आपको यह बात और अच्छे से स्पष्ट होगी, में कहा गया कि सामान्य आशय घटना स्थल पे भी उत्पन्न हो सकता है। घटना स्थल पे ऑन स्पॉट इट कैन बी डेवलप्ड। मान लीजिए मैं नीचे गया, चाय पीने जा रहा हूं, मान लीजिए बाहर निकल के पीने का मन कर गया, और मेरी किसी से किसी बात पर कहासुनी हो गई, मारपीट होने लगी। आप लोग पीछे पीछे आए, आप लोगों ने देखा अरे सर के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप उसी में जाकर पीछे से जो व्यक्ति हमसे लड़ाई कर रहा है उसका दो लोग हाथ पकड़ लेते हैं और दो लोग पैर भी पकड़ लेते हैं, और मैं उस व्यक्ति को मारता हूं। अब यहां पर देखिए आपने क्या किया, और मान लीजिए उस व्यक्ति को क्षति हुई या घोर उपाधि हुई, ग्रेवियस हर्ट हुआ या कल्पेबल होमिसाइड की कंडीशन बन गई, इवन वो मर गया, मर्डर का मामला बन गया। घटना स्थल पर आपने क्या किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन
ऑब्जेक्ट के तौर पे भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि वैकेरियस कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में कॉमन ऑब्जेक्ट भी आता है। हालांकि कॉमन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पे हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इंटेंशन तक ही रहिए। तो आप लोग, मैं जो परिणाम प्राप्त करना चाह रहा था अकेले, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था हम लोगों का, प्री अरेंज प्लान नहीं था हम लोगों का, लेकिन उस परिणाम को प्राप्त करने में आप सबकी सक्रिय भागीदारी ने उस परिणाम को प्राप्त करने में जो जो कार्य करने आवश्यक थे उन कार्यों को करने में आप सबने सहयोग किया। वारेंद्र घोष में क्या कहा लॉर्ड समनर ने? उसमें भी यही बात कही कि वो जो बाहर खड़े हैं वो भी उतने ही दोषी हैं। वारेंद्र घोष साहब एक पिस्टल लेके पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े थे और अंदर गोली चली और पोस्टमास्टर जो थे उनकी हत्या कर दी गई। डकैती का अपराध बना, हत्या सहित डकैती का मामला बना। अब वहां तो आप बचने के लिए या सरलता से समझने के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बोल दिए, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन तो वहां पे भी है कि क्यों बाहर क्यों खड़े हो, कारण क्या है बाहर खड़े रहने का? सचेत करने के लिए, या अचानक कोई हमला हो गया तो पहले अपने द्वारा रोकने का प्रयास करना या हमला स्वयं करना, बचाने के लिए अपने साथियों को। कोई ना कोई कारण तो है ना, क्यों बाहर आप खड़े हैं पिस्टल लेकर? तो सामान्य आशय के अग्रसरण में उस इच्छा को प्राप्त करने में वो सब एक हैं। तो वहां तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड एक बार को हम समझ जाते हैं आसानी से, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन शब्द को आप छोड़ नहीं सकते। और कार्य या कार्यों का संव्यवहार जो ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करना चाहता है, जो ऐच्छिक परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हर कार्य या कार्यों का जो ट्रांजैक्शन संव्यवहार है वो एक दूसरे को असिस्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, एड कर रहा है, एसेसरीज की तरह काम कर रहा है, सहायता और सहयोग दे रहा है। वही काम आप ऋषिदेव में कर रहे हैं, बस प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तो मैं जो चाहता हूं वही आप, अगर आप एक बार को उसको मारते, जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, और 2-3 थप्पड़ मार के आप हमसे कहते सर हटाइए, बंद करिए, क्या आप भी इतने पढ़े लिखे होकर ये सब क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए, खत्म करिए, नहीं तो पुलिस है, पुलिस को जाके कहिए, और फिर भी मैं मार देता, तो आप इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में नहीं जाते। सिमिलर इंटेंशन का मामला हो सकता था कि आपने भी 1-2 थप्पड़ इसीलिए मारा था क्योंकि पहले से आप भी सोच रहे थे कि ये लड़का रोज यहां से दिखाई देता है, इसको एक दिन मारेंगे। लेकिन आपने हर वो कार्य मुझे करने दिया जो मैं करना चाह रहा था। मान लीजिए पहले से ही मेरा मूड खराब था उस आदमी से, हम ही लड़ गए थे, या अचानक झगड़ा जनित आवेश के तहत आकर लड़ाई हो गई थी, सडन क्वेरल था, लेकिन आपने हर वह कार्य किया जो मैं चाहता था, परिणाम प्राप्त करना। इसलिए आपने हाथ तब तक पकड़े रहे जब तक कि मैंने पत्थर उठा के उसके सर पे दे नहीं मारा। आप भी उतने ही दंडनीय होंगे, उतने ही अपराध के भागी होंगे, मानो वह कार्य आपने स्वयं अकेले किया, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ऋषिदेव पांडे के केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। नीचे लड़ाई हो गई, छत पर 4 लोग हैं हम लोग के मोहल्लों में, और कम आयु में जब मस्तिष्क की परिपक्वता उस स्तर की नहीं थी, तो कहीं लड़ाई होती तो हम लोग पीछे से ललकारते थे, मारो मारो, छोड़ना मत, छोड़ना मत, बदमाशी में, हास्य विनोद में। लेकिन आज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सोच कर करिएगा कि अगर वास्तव में आपके इंस्टिगेशन का असर हो गया, काम कर गया, तो आप भी जाएंगे।
अगर वास्तव में आपके इंस्टिगेशन के बाद वो एक्ट हुआ है, क्योंकि माना जाएगा कि आपने भी वह कार्य स्वयं किया, वह ऐच्छिक परिणाम, आपराधिक ऐच्छिक परिणाम आप भी पाना चाहते थे। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है हम लोगों के सामने, श्री कांतिया का केस। श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस आता है। श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में यह कहा गया कि भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। फिजिकल प्रेजेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रूविंग द कॉमन इंटेंशन। सामान्य आशय को स्पष्ट करने के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है। फिजिकली आपको वहां घटना स्थल पे प्रेजेंस होना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से आप समझिए कि क्या हर मामले में यह जरूरी है? जैसे अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, जिसे हम इनकोहेट या अपूर्ण अपराध कहते हैं, उसमें अपराध करने वाला व्यक्ति फर्स्ट हैंड ऑफेंडर है क्योंकि वो स्वयं अपराध कर रहा है। अबेटी फर्स्ट हैंड ऑफेंडर कंसीडर किया जाएगा और अबेटर सेकंड हैंड ऑफेंडर है। यहां पे एक बात मैं और अभी बताऊंगा, समझिएगा। पहले ये कि अबेटर सेकंड हैंड ऑफेंडर है, वो भी ऑफेंडर क्यों हुआ है? क्योंकि उसने जो डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस, आपराधिक ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आपको षड्यंत्र द्वारा या दुष्प्रेरण द्वारा या सहायता द्वारा प्रेरित किया है, इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है। यहां पे एक बात जो मैं और बताने वाला था वो ये है कि कई बार, थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन बताना आवश्यक है, कई बार जो सेकंड हैंड ऑफेंडर यानी अबेटी है वो भी फर्स्ट हैंड ऑफेंडर की तरह कंसीडर किया जाता है। यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को या डोली इन कैपेक्स 7 साल से छोटे बच्चे को या अनसाउंड पर्सन को या इनोसेंट पर्सन के द्वारा कोई अपराध करवा दिया हो। कोई बच्चा जा रहा है छोटा सा, बोले बेटा ये उनके खाने में मिला देना, तो थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब है, उनका पेट थोड़ा डिस्टर्ब है, ये मिला दोगे ठीक हो जाएगा। वो बच्चा छोटा सा है, उसको नहीं समझ में आता है, वो जाके मिला देता है और उसके बाद कोई हानि हो जाती है खाने वाले व्यक्ति को। इस बच्चे को या इस इनोसेंट पर्सन को या इस अनसाउंड पर्सन को एज अ मीन्स उसने यूज किया। इन दिस केस he will be not considered as a abater only। उसने खुद वो अपराध किया। और एक आधार है, मामला है जहां पर अबेटी यानी सेकंड हैंड ऑफेंडर फर्स्ट हैंड ऑफेंडर माना जाता है और श्रीकांतिया का केस तुरंत समझ में आएगा अभी आपको। 114 इंडियन पीनल कोड सेक्शन 114 में यह कहा जा रहा है कि अगर अबेटर अपराध करते समय फिजिकली प्रेजेंस है तो सेक्शन 34 की तरह कंसीडर किया जाएगा, यानी इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी माना जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं भी किया, अकेले किया। अब वो भी फर्स्ट हैंड ऑफेंडर है। 114। तो आप एक चीज, एक शब्द बीच में बार बार आ रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और श्रीकांतिया में एक शब्द आ गया कि फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। लेकिन फिजिकल प्रेजेंस हर मामले में जरूरी नहीं है। मैंने बताया जैसे अबेटमेंट में फिजिकल प्रेजेंस, श्रीकांतिया के बाद जेएम देसाई का एक केस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जेएम देसाई का। उसमें भी इस बात को कहा गया कि हर मामले में फिजिकल प्रेजेंस हो यह जरूरी नहीं है। खास तौर से शरीर के विरुद्ध अपराध में फिजिकल प्रेजेंस नेसेसरी है फॉर द कॉमन इंटेंशन, प्रूविंग द कॉमन इंटेंशन। शरीर के विरुद्ध अपराध में
फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए, लेकिन संपत्ति के विरुद्ध अपराध में या राज्य के विरुद्ध अपराध में, आपराधिक षड्यंत्र के मामले में, राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के मामले में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है कॉमन इंटेंशन को प्रूव करने के लिए। वैसे ही जैसे अबेटमेंट में फिजिकल प्रेजेंस अबेटर की नहीं होती, अगर हो जाएगी तो 114 हो जाएगा, वो कॉमन इंटेंशन की तरह माना जाएगा। तो संपत्ति के मामलों में इज नॉट नेसेसरी a physical presence for the proving of common intention, but in a case of crime against human body there must be proved the common intention by the physical presence। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने चली आती है। और जब 3-4 शब्दों को लगातार हम लोग देख ले रहे हैं तो एक बात और ये स्पष्ट हो जा रही है कि ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी डेवलप हो रही है, ये किसी कार्य में सहयोग से, अवसर प्रदान करने से, अबेट करने से, उस आपराधिक ऐच्छिक परिणाम को प्राप्त करने में सक्रिय भागीदारी से उत्पन्न हो जा रही है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्ट हो जा रही है, स्वभावतः पैदा हो जा रही है उस व्यक्ति की भी लायबिलिटी, उसका भी दायित्व जो ऐसा कार्य कर रहा है। तो ज्वाइंट लायबिलिटी आपराधिक विधि में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के तौर पे देखा जाएगा। ज्वाइंट लायबिलिटी सिविल मामले में वैकरियस है, लेकिन आपराधिक मामले में ज्वाइंट लायबिलिटी वैकरियस नहीं है, जिसका सबसे पहले मैंने कारण बताया कि बिना मेंसरिया के तो दंडित ही नहीं कर सकते आप, तो यहां माना जाएगा कि आप भी कर रहे हैं, यानी आपका भी मेंसरिया है। इस आधार पर चीजों को देखा जाए। एक और बहुत अच्छा केस है 2019 का है, माला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है। इसमें भी 149 और 34 आईपीसी नए अधिनियम का आप जानते ही हैं, सेक्शन 3 क्लॉज 5 और 149 का भी इसी तरह प्रकार है। यह कहा गया कि यह धारा लगाने के पहले हर स्थिति में आपको कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना जरूरी है, और कॉमन इंटेंशन विल बी प्रूव्ड ओनली बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्राइम। In case of physical crime against human body, a physical presence is necessary, and in case of other than crime against human body, physical presence is not necessary, but the active participation is necessary. And active participation included the passive participation also. अब एक नई बात हमने कह दी लास्ट में कि एक्टिव के साथ पैसिव भी है, यानी डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप असिस्ट कर रहे हैं अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी। ये एक बात हम आपको बताना चाह रहे थे, इस पर फिर से हम लोग के आगे चर्चा होगी। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में जहां स्पष्ट नहीं हुआ है, नोट्स लिखवाने और देने के बाद आप लोगों को उस पर फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चूंकि इंट्रोडक्शन के बेसिस पर बता रहे हैं तो एक और शब्द की चर्चा किया जाना अपरिहार्य है, जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर्स के केस में प्रथम बार आता है। वो है सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या अंतर है? कॉमन तो आप लोगों ने खूब चर्चा कर ली, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट किया जाएगा। सिमिलर क्या है? सिमिलर इंटेंशन, समान आशय। और ऐसा नहीं कि महबूब शाह के बाद ही मोहब्बत आ गई इस शब्द पर, ये तो हमेशा से है। अब जैसे मान लीजिए कि
वो महाभारत में पांडव मिलकर भीष्म को मारना चाहते थे। अब ज्यादा दर्शन में मत जाइएगा कि बड़ी पीड़ा थी और गीता सार और ये सब नहीं। उदाहरण के स्वरूप पांडव मिलकर भीष्म को मारना चाहते थे, लेकिन भीष्म को कोई और भी मारना चाहता था। शिखंडी नाम का एक योद्धा रहता है, किन्नर योद्धा, वह भी भीष्म को मारना चाहता है। पांडव का इंक्लूडिंग विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे महान दार्शनिक कृष्ण भीष्म को मारना चाहते हैं और शिखंडी भी मारना चाहता है। तो पांडव का कॉमन इंटेंशन है और शिखंडी का अगर हम देखेंगे तो शिखंडी के परिप्रेक्ष्य में शिखंडी का इंटेंशन सिमिलर है, कॉमन नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जैसा मैंने एक उदाहरण दिया ना अभी आप लोगों को कि मेरी लड़ाई हो गई, आप लोग आए पीछे से हाथ पैर पकड़ लिए उस आदमी को, और बल्कि एक दो लोगों ने उसको भी खूब अपना दे दिया अच्छे से कि सर तो कमजोर हो गए हैं, हम लोग और दे देते हैं, और तब तक अपराध हम लोग करते रहे जब तक कि वो अपराध की श्रेणी में मामला नहीं आ गया। तो वहां कॉमन इंटेंशन सभी का माना गया, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका था इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सबने कार्य और कार्यों के संव्यवहार में कुछ न कुछ योगदान किया। लेकिन उसी में से कुछ एक ऐसे भी लोग रहे जो पहले तो रुके, थोड़ा मारा पीटी भी करी, और फिर कहा छोड़ो यार सर का मामला है, सर भी तो चपे हुए हैं फालतू में, क्या जरूरत है इतना लड़ने की, बनते हैं बड़ा पढ़े लिखे, आगे बढ़ गए। वो उतने ही कार्य के लिए दोषी होंगे जितना उन्होंने किया, लेकिन वो संपूर्ण अपराध, जो भी अपराध लास्ट में निकल के आता होगा, संकलित अपराध हुआ होगा, उसके लिए वो दायी नहीं। वो सिमिलर इंटेंशन भले उनका हो जाए कि इस व्यक्ति को हम लोग भी कभी मिलेगा तो मारेंगे, भले दिमाग में पहले से रहा हो। एक इसी में एक और उदाहरण कर लेते हैं। मेरी लड़ाई हो गई और दो लोगों ने, या कोई एक मजबूत वाला स्टूडेंट, दोनों हाथ पकड़ लिए उसके पीछे से, और एक ने डंडे से उसके पैर पे मारना शुरू किया कि वो भाग ना पाए, और मैं उसको मारता रहा, और मान लीजिए वो उस व्यक्ति को घोर उपाधि या मृत्यु तक कारित हो गई, वह भाग न पाए, डंडे वाला भी मृत्यु के लिए दायी है, जबकि मैक्सिमम बहुत बहुत अगर हुआ होगा डंडे से पैर पे मारने में फ्रैक्चर, ग्रेवियस हर्ट, और दूसरा वाला हाथ पकड़ा है, वो तो हाथ पकड़ना, मान लीजिए रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, लेकिन वो भी मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड जो मामला बन रहा है, और मैं तो कर ही रहा हूं। ये सब कॉमन इंटेंशन में गए। लेकिन कोई और भी है जिसका इंटेंशन वही है और मेरा भी इंटेंशन वही है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग समय नहीं, अलग अलग रूप से हम दोनों ने वह कार्य किया। कई बार पुरानी फिल्मों में दिखाता है, अब तो वैसी फिल्में नहीं आती हैं, कि हीरो जो है वो गोली मार रहा है एक व्यक्ति को छुपकर, और बाद में जब पता चलता है तो पता ये चलता है कि किसी और ने उसको गोली मारी थी, जिस व्यक्ति को हीरो ने गोली मारा है, डिसीज्ड कोई मृतक है जिसको हीरो ने गोली मारा, बाद में पता चलता है किसी और ने मारा। तो क्या निकल के आता है भाई, किसी और ने मारा, लेकिन इंटेंशन तो इसका भी था। इसकी गोली से वो मरा नहीं था, या इसकी गोली बाद में चली थी। तो ये तो निकल के आया ना कि भाई अगर उसकी गोली, मान लीजिए इसकी गोली लगी भी हो और इसकी गोली पैर में लगी हो,
और सेम टाइम पर किसी और के द्वारा भी गोली मारी गई हो, जो उसके पेट में लगी हो या किसी भी वाइटल पार्ट पे लगी हो जिससे उसकी डेथ हुई हो, तो ये तो नहीं कह देंगे ना कि हीरो ने ही उसको मारा, मतलब उस व्यक्ति ने मारा। महबूब शाह के केस में भी इस चीज को आप लोग डील करते हैं कि तीन व्यक्ति मिलकर मार रहे हैं, दो व्यक्ति मर जाते हैं, ट्रायल चलता है, ट्रायल में एक व्यक्ति पहले ही भाग जाता है, फिर वो कभी नहीं आता है, बड़ा चालाक है, और दो व्यक्तियों में से दोनों को मृत्यु दंड सुना दिया जाता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है मृत्यु दंड, लेकिन महबूब शाह एक्सेप्ट नहीं करता। फैक्ट पूरा डील में करूंगा, अभी सिंपली अभी आपको समझा रहा हूं। महबूब शाह का मामला जाता है प्रीवी काउंसिल में, लास्ट अपेलेट अथॉरिटी उस समय की, और वहां पर यह कहा जाता है कि नो डाउट इसका भी इंटेंशन रहा होगा, लेकिन इसकी गोली से वो नहीं मरा, ना ही इसका एक्ट ऐसा था कि डिसीज्ड की मृत्यु में वाइटल रोल प्ले कर रहा था, मींस असिस्ट कर रहा था दूसरे व्यक्ति को जो गोली मार रहा था डिसीज्ड को, उसको ये असिस्ट कर रहा था कि उसको मार दो। ना इसने हाथ पैर पकड़ रखे थे, ना इसने जो एक्ट किया था, जो भी इंजरी पहुंचाई थी वो इंजरी सफिशिएंट थी या कोलाइड होकर सामने वाले की इंजरी से मृत्यु करा दी थी। तो सिमिलर इंटेंशन एक अलग विषय बन जाता है। तो महबूब शाह का केस भी यहां पर हम लोग डील करेंगे, लेकिन चूंकि ये इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, तो एक और शब्द पर चर्चा करके अभी इसको विराम करते हैं, फिर डिटेल वाइज आपको करते हैं। एक और शब्द आता है सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में, आपकी पुरानी आईपीसी में 149 में आप पढ़ते हैं। देखिए सामान्य उद्देश्य गुरु नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट भी देख लीजिएगा, उसमें 149 और 34 में पहले तो डिफरेंस क्या है। 34 रूल ऑफ एविडेंस है, साक्ष्य का नियम है। साक्ष्य है ना कि हाँ इन्होंने भी ऐसा ही काम किया, मानो इन्होंने स्वयं अकेले किया हो, क्या इनका भी वही रोल है, क्या ये भी कॉमन इंटेंशन के तहत समान भागीदारी और अपराध के लिए दंडित होंगे। और 149 उपधारणा का नियम है, साक्ष्य का नियम नहीं है। प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि तुम भी वही चाह रहे थे। क्यों मान लिया जाएगा? सपोज, छोटी सी बात है, बहुत आराम से समझिएगा। सपोज आपने क्या करा, 149 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो याद रखिए एक जुलूस जा रहा है, एक प्रदर्शन हो रहा है, थोड़ा सा हिंसक लग रहा है या विदाउट परमिशन है, कुछ प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की भी जरूरत होती है, जो लोकल बॉडीज अथॉरिटीज हैं, स्टेट अथॉरिटी हैं, उनसे परमिशन लेना होता है, डीएम से, एसडीएम से। आप जोश में हैं और आप कर रहे हैं, मतलब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हो गए, और उस भीड़ ने कोई अच्छा वाला कांड कर दिया, 2-4 बसें जला दी, 2-3 मूर्तियां तोड़ दी, 5-7 दुकान लूट लिए, कुछ लोगों को क्षति कारित कर दी, कुछ भी कर दिया XYZ। आपने कुछ भी नहीं किया था। होता है कई बार, नहीं जब किशोरावस्था अपने जिसको कहते हैं मूल स्वरूप में आ रही होती है, तो बड़ा उत्साह होता है, उत्तेजना होती है। आप भी चले गए, लेकिन दोषी आप भी हो गए। क्यों हो गए? प्रिजम्पशन है। क्यों हो गए? मैंने कहा प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है?
आप भी वही सामान्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। कौन सा सामान्य उद्देश्य? 149 is a basically crime, not only a presumption। एक तो यह है कि यह प्रिजम्पशन है, उपधारणा है, उपधारणा है, उपधारणा, और दूसरा यह अपराध भी है। वो कैसे भाई? क्योंकि 149 का संबंध 141 से है। वो जो विधि विरुद्ध जमाओं का सदस्य जानते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में माना जाएगा कि उसने भी वही उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्य किया, तो वो उस जमाओं का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ सच असेंबली वो कैसा है? विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है। तो कोई ऐसा जमाव है जो विधि विरुद्ध है, जो आपराधिक बल का प्रयोग कर रही है, दंगा या बलवा करना चाहती है, वो जो 141 में जो 6 कंडीशन दी गई है उसमें उसके अंतर्गत आती है, और आप उसके सदस्य हो रहे हैं, तो ये धारणा की जाएगी कि आपका भी वही उद्देश्य था, और ऐसी अवस्था में आप भी उस अपराध के लिए वैसे ही दंडनीय। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।